सन 1971 में एक अमेरिकी एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे बैठे हुए एक मुसाफिर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा कर रख दी। वो मुसाफिर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई? ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से उस मुसाफिर की जरा बराबर भी मालूमात नहीं निकाल पाई। इस दिलचस्प वाक़ये के बारे में मजीद जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। नाजरीन, इस दिलचस्प वाक़ये की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सेटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक परवाज पर किसी भी किस्म की कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही मुसाफिरों का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी शनाख्त की तस्दीक की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनट में पोर्टलैंड से सेटल तक पहुंचना था। धूप के चश्मे लगाए और एक ब्रीफ केस के साथ डैन कूपर नामी ये मुसाफिर इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की नशिस्त पे जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी नशिस्त थी। उसने अपने लिए कुछ पीने के लिए मंगवाया और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ आम तौर पर ठीक चल रहा था, क्योंकि 70s में प्रवास के दौरान तंबाकू नोशी करने की खुली इजाजत हुआ करती थी। ठीक 2:58 पर जहाज अपने सफर पर रवाना हो गया। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी हुई एयर होस्टेस को हंसते हुए एक लिफाफा थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। चिट्ठी पे अंग्रेजी में कुछ ये लिखा था, मिस I have a bomb here and I would like you to sit by me। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आके बैठ जाएं। फ्लोरेंस जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफ केस खोला, जिसमें एक अजीब से किस्म का बॉम्ब मौजूद था। आसान लफ्जों में कहा जाए तो जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर के कुल मिला के 3 मुतालबात थे। उसको 5 बजे से पहले $2 लाख नकद, 2 पैराशूट और सेटल हवाई अड्डे पर एक रिफ्यूल ट्रक तैयार चाहिए था। अपने इन मुतालबात के आखिर में उसने फ्लोरेंस को बातों बातों में ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 मुसाफिर थे, जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाक़ये का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस डैन के ये मुतालबात लेके कॉकपिट में गई और पायलट को सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरे एयर होस्टेस, जिसका नाम टेन मैक्लो था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन के दरमियान पैगाम पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि ये अमेरिका की तारीख में होने वाला पहला जहाज था जो हाईजैक था, जो तावान के लिए किया गया था। इसी वजह से मकामी इंतजामिया और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर के सारे मुतालबात पूरे किए जाएं। जाहिर है इंतजामिया को भी ये मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। परवाज, जिसको सिर्फ 35 मिनट में ही सेटल में लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक हवाई अड्डे के गिर्द गर्दिश करती रही और बकाया 35 मुसाफिर जो इस सारे वाक़ये से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल मुश्किल की वजह से जहाज की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस दौरान सेटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर नोट कर लिए गए और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियों का भी बंदोबस्त किया गया। 5:45 पे जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट फराहम किए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगें पूरी कराने के बाद डैन ने 35 मुसाफिर और 2 परवाज के क्रू को जहाज से उतरने की इजाजत दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में ही रहने का कहा गया। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मैक्लो के जरिए पायलट को कुछ खास हदायत भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहें और ऊंचाई 10,000 फीट हो, रफ्तार 320 किलोमीटर पर घंटा हो और जहाज को सीधा मैस्कियो के लिए ले जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम फरमाइश तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मैस्कियो लेकर जाना फ्यूल की वजह से मुमकिन नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को ईंधन भराने के लिए 2 इख्तियारात दिए, रेनो या फिर फोनेक्स। रेनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल इंतजामिया भी अपना काम कर रही थी। 2 लड़ाके हथियारों को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड बरकरार नहीं कर पा रहे थे।
इसी वजह से उन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रीनो की तरफ रवां दवां था। इतने में डैन कूपर ने पास बैठी टीना मैक्लो को कॉकपिट में जाने का कहा, जहां 2 पायलट मौजूद थे। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पे कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रीनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही कॉपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। ना सिर्फ जहाज में बल्कि इस वाकये के बाद डैन कूपर का कहीं भी कोई अता पता न चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरी अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो कहां चला गया? ये केस FBI का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने जहाज से छलांग लगाते तो नहीं देखा, लेकिन सीढ़ियां खुली रह जाने की वजह से ये बात साफ थी कि उसने सेटल और रीनो के बीच में ही छलांग लगा ली है। FBI ने जहाज पे सबूत तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें सिर्फ कॉपर की डाई, 8 सिगरेट के टुकड़े, 2 में से 1 पैराशूट मिला जो कॉपर पीछे छोड़ गया था। हालांकि किसी के पास उसकी कोई तस्वीर तक नहीं थी। मुसाफिर और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के हुलिये के हिसाब से उसका खाका बनवाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को सेटल और रीनो के बीच में तलाश किया जाता, FBI को ये जानना था कि उसने बिल्कुल कौन सी जगह पे जहाज से छलांग लगाई थी। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पेट है, यानी जिस रास्ते पे जहाज उड़ रहा था वो पहले से ही महफूज शुदा था। जहाज की रफ्तार और ऊंचाई पहले से मालूम थी। साथ साथ परवाज रिकॉर्डेड की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज की सीढ़ियां 8:10 पे खुली थी। इन तमाम मालूमात की बुनियाद पर डैन कूपर के छलांग लगाने वाले मकाम का अंदाजा लगाकर इसकी तलाश के लिए इलाका डिफाइन कर दिया गया। ये सारा एरिया जंगलात और पहाड़ों में घिरा हुआ था। तलाश में शामिल टीम ने एक कोना तलाश कर लिया, लेकिन ना कॉपर का अता पता मिला, ना कोई सूटकेस और ना ही कोई पैसे। कुछ लोगों का ये मानना था कि शदीद सर्दी की वजह से डैन कूपर जान से हाथ धो बैठा होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो FBI के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिका की तारीख में पहली बार FBI ने आम आवाम से मदद लेने का मुतालबा किया। डैन कूपर का खाका और उन $2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबारात में शाया कर दिए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी मालूमात मिलने पे इनाम देने का वादा भी किया। बदकिस्मती से डैन कूपर को दिए गए पैसों का सीरियल नंबर कभी भी जाहिर नहीं हुआ। ये वाकया यहाँ खत्म नहीं हुआ था। 9 सालों के बाद यानी सन 1980 में एक वाकया हुआ। साउथर्न वाशिंगटन में कोलंबिया रिवर के किनारे एक साहिल है जिसको टीना बार बीच कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ खेल रहा था जब उसको समंदर के किनारे नोटों की 3 गड्डियां मिली। ये $20 के नोटों की गड्डियां थी जो टोटल $5800 बनते थे। बच्चे के माँ बाप ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर लेके गया था। 9 सालों के बाद इस केस की ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को ये सोल्व करने के इस वाकये ने केस को मजीद उलझा कर रख दिया, क्योंकि ये पैसे डैन की छलांग लगाए हुए मकाम से 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। ये पैसे क्या खुद किसी दरिया से बहते हुए उस साहिल तक आए? इस सब में किसी और का हाथ शामिल था। ना सिर्फ इतना, लेकिन जिस साहिल से ये पैसे बरामद हुए यहाँ 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजैकिंग के 3 सालों के बाद टीना बार बीच के किनारे इजाफी रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई मालूमात से यह जाहिर होता है कि डैन कूपर या उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार बीच पे जाके ये पैसे दफनाए थे। कुछ लोग ये कहते हैं कि कूपर शायद कोई फौजी कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक फौजी पैराशूट था। $5800 के बकिया 9710 नोट कभी भी बरामद नहीं हुए और ये केस आज तक खुला हुआ है। उम्मीद है आपको ये दिलचस्प वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।